नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी के साइंस चैप्टर में मानव नेत्र और उसके संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी भी एग्जाम, आप टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य स्टेट के पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं या कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी बैंक, सभी परीक्षाओं में साइंस के, खास करके रेलवे के पेपर में साइंस हर जगह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक, और पीसीएस में तो साइंस के 30 क्वेश्चन नियर अबाउट आते हैं। यूपी पीसीएस में 30 क्वेश्चन आते हैं। आपकी आरओ की वैकेंसी है या चीओ की वैकेंसी है, बीओ की वैकेंसी आने वाली है। हाई कोर्ट आरओ में भी साइंस अच्छा खासा पूछा जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत परीक्षा उपयोगी जानकारी मिल रही है। केवल एनसीईआरटी बेस से इतना अच्छा कोई भी एनसीईआरटी बेस अभी तक पढ़ाया नहीं होगा, इतना गारंटी दे रहा हूँ। जितना मैटर है, बस आप लोग थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी अच्छी करके देखा करिए तो आपको पूरा मैटर सही से दिखेगा। ठीक, तो मानव नेत्र के प्रमुख भाग, चलिए शुरू करते हैं। मानव नेत्र में कार्निया या नेत्र का एक बाहरी पारदर्शी उभरा भाग होता है। प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन यहीं से होता है। याद रखिए, अगर प्रश्न पूछ ले कि मानव नेत्र के किस भाग से प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन होता है, तो कार्निया से होता है। ठीक, यह नेत्र की रक्षा करता है, प्रकाश को भीतर भेजता है। आइरिस, परितारिका, आइरिस आपको याद होगा, परितारिका हिंदी होती है। कार्निया के पीछे का रंगीन भाग होता है। यह पेशी संरचना है, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक, अब देखिए, आप लोगों को एक डायग्राम दिखा दूंगा, अभी ये चारों पढ़ लीजिए। पुतली, पुपिल्स, परितारिका के मध्य गोल छिद्र होता है। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। छोटा सा भाग होता है, देखते होंगे, गोला सा दिखता है, कभी मटर दाने जैसा। वह प्रकाश की मात्रा को संकुचित करती है, नियंत्रित करती है। क्रिस्टली लेंस, लेंस यह एक पारदर्शी लचीला द्वितुलक बाइव कॉन्वेक्स, ठीक, लेंस है, प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर फोकस करता है। अपनी वक्रता बदलकर विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को स्पष्ट करता है, अर्थात स्पष्ट देखने में सहायता करता है। अब रेटिना क्या है? रेटिना नेत्र की सबसे भीतरी प्रकाश संवेदी झिल्ली होती है। इसमें रॉड और कोन्स नामक दो संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या? रॉड्स और कोन्स, ठीक, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं। वस्तु का वास्तविक, कोई वस्तु है एक्स, इसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्या बनता है? वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक, याद रखिएगा, कई बार, हजारों बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक, मस्तिष्क इसे उल्टे प्रतिबिंब को सीधा समझता है। अर्थात आप एक बात समझिए, जो हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई व्यक्ति चल रहा है, आप उसे खड़ा हुआ देख रहे हैं, वो व्यक्ति है एक्स वाई जेड, वो खड़े हुए, हमारे नेत्र में उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सर नीचे और पैर ऊपर। लेकिन एक आभासी प्रतिबिंब ऐसा होता है कि मस्तिष्क इसको सीधा समझता है। याद रखिएगा, बहुत टेक्निकल शब्द है ये, एकदम इसको, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बनेगा? इसकी एक क्रिया पद्धति है। तो मैं उदाहरण बता दिया कि एक व्यक्ति है एक्स, जिसका जो चित्र आपकी आंख में बनेगा जो रेटिना पे, वो उल्टा बनेगा, पैर ऊपर की तरफ, सर नीचे की तरफ जमीन पे। ठीक, लेकिन मस्तिष्क जब इसको आभास करता है तो सीधा करता है, पैर जमीन की तरफ और सर ऊपर की तरफ। ठीक, इसको याद रखिएगा। दृष्टि तंत्रिका, ऑप्टिक्स नर्व, रेटिना के विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क इन संकेतों का विश्लेषण करके वस्तु की पहचान करता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए डायग्राम में, ये देखिए फिगर में समझिएगा, ये आपका पूरा का पूरा नेत्र है। हमें सिर्फ इतना चीज दिखता है बाहर से, ठीक, हमें सिर्फ यही भाग दिखता है, ये बाकी आपके आंख के अंदर का पूरा पूरा डायग्राम है। ठीक, कभी कभी किसी देखते हैं कि चोट लग जाती है भयानक, तो उसकी आंख पूरी, ये पूरा मैटर बाहर आता है। अगर कभी बिरले देखे होंगे, कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं तो देखते हैं, तो सबसे बाहरी भाग कार्निया है। ठीक, सबसे बाहरी भाग कार्निया है। उसके बाद क्या होता है? परितारिका अर्थात आइरिस। ठीक, आइरिस ये है जो देखते हैं, सफेद वाला भाग आपके चारों तरफ मिलता है आंख के। ठीक, फिर उसके बाद आती है पुतली। ठीक, पुतली आती है, ये
ऊपर नीचे इस भाग को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक। इसके बाद आता है काचा द्रव भरा रहता है इसमें, ठीक। और क्रिस्टली लेंस, यहाँ पे एक गोल मटर दाने जैसे जो रचना होती है, वही प्रकाश को अंदर आपके रेटिना पे भेजता है। अब रेटिना पे जो प्रकाश आता है चित्र का, वही उसको चिन्हित करता है कि क्या है, कौन जानवर है, कौन सा पक्षी है, कौन पेड़ पौधा है, कौन नदी बह रही है, क्या है, मतलब वस्तु, उसके बारे में सारा सारा चित्र रेटिना पे बनता है। और दृष्टि तंत्रिका इसको कहाँ भेजती है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क इसको मतलब विश्लेषित करके ये समझता है कि क्या है। अध्ययन तो मस्तिष्क करता है, आंख देखती है बस, याद रखिएगा। सारी क्रिया तो आपके मस्तिष्क में होती है, समझने सोचने की जो भी क्रिया है, लेकिन आंख उसमें सहयोगी भूमिका निभाता है, अर्थात उस वस्तु का प्रतिबिंब मस्तिष्क को मतलब प्रस्तुत करता है, सॉरी, ठीक। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे रेटिना पे, लेकिन इसको भेजेगा मस्तिष्क के पास वो रेटिना, ठीक, या आंख आपका पूरा। कार्निया प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन होता है। परितारिका आइरिस में पुतली का आकार नियंत्रित होता है। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब भी कभी देखते हैं आप ज़्यादा तेज धूप में चलते हैं तो आप आंखों को संकुचित करके छोटा कर लेते हैं, और जब कोई ऐसी धुंधली चीज प्रकाश में देखते हैं तो आंखें बड़ी कर लेते हैं। इसको आभास करिएगा, तो वही काम है पुतली का, ठीक। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्रिस्टली लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक, और छोटा बनाता है। रेटिना हो गया दृष्टि तंत्रिका, मस्तिष्क संकेतों को, जो भी आंखों पे संकेत आए उसको मस्तिष्क को पहुंचाता है, ठीक। तो ये बातें याद रखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, समंजन क्षमता, ठीक, एकोमोडेशन होता है। अभिनेत्र लेंस वह क्षमता है जिसके द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलकर वस्तुओं अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलकर निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट करता है। इसे समंजन क्षमता कहते हैं। दूर की वस्तु देखते समय और निकट की वस्तु देखते समय क्या परिवर्तन देखिए। पक्षभाषी पेशियों में शिथिल हो जाती है, इसमें सिकुड़ जाती है। इसमें लेंस पतला हो जाता है, इसमें लेंस मोटा हो जाता है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इन दोनों का यही गुण है, ठीक। निकट बिंदु नियर पॉइंट होता है, दूर बिंदु फार पॉइंट या दूर के पॉइंट होता है। इसकी क्षमता यही 2500 बार पूछा गया, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आँख से आपके आँख की से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पे जब वस्तु आप आराम से पढ़ सकते हैं तो इसका मतलब आपकी आंखों में कोई समस्या नहीं है। वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट देख सकता है वह अनंत दूरी मानी जाती है आंखों की। सामान्यतः मानव लेंस की 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ठीक। ये कभी पूछता नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, छोटा। प्रकाश का कार्निया पर सर्वाधिक अपवर्तन होता है। मस्तिष्क प्रतिबिंब को सीधा समझता है, ठीक, क्योंकि वो संकेतों की व्याख्या मोतिया बिंद। बढ़ती आय में क्रिस्टल लेंस का धुंधला हो जाता है, जिसे दुधिया सा प्रकाश वो दिखता है तत्व। यह मोतिया बिंद का प्रमुख प्रतीक माना जाता है, ठीक। 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा। कार्निया याद रखिए, सर्वाधिक प्रकाश का अपवर्तन। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा, ठीक। अब देखिए कुछ दृष्टि दोष होते हैं। आप जब कोई चश्मा लगाते हैं तो आपको पता होगा मुख्यतः 3 प्रकार के दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक। तो तीनों का अध्ययन करते हैं, समझते हैं। इसमें होता है कि व्यक्ति पास की वस्तु अधिक देखिए निकट शब्द है, विलोम समझिएगा। निकट की वस्तु है लेकिन वह निकट की वस्तु को सही देख पाता है। दोष निकट है
निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया या नियर साइटनेस कहते हैं। लेकिन वह निकट की वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता, धुंधली देख पाता है। उल्टा है इसका, याद रखिएगा दोनों में, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में। कभी याद भूलेंगे नहीं, याद रख लीजिए, अपोजिट होता है दोनों। निकट शब्द जब लिखा रहेगा तो इसका मतलब आप निकट की वस्तु सही देख सकते हैं, दूर की धुंधला। और दूर दृष्टि लिखा रहेगा तो अर्थात दूर की वस्तु सही देख सकते हैं, निकट की वस्तु धुंधला। ठीक। कभी कभी क्या करता है, सिर्फ आपसे अंग्रेजी पूछा है, वनडे एग्जाम या पीसीएस में भी पहले पूछता था कि निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दोनों का अंग्रेजी याद रखिएगा। मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं। पहले में 3 शब्द है निकट, ठीक, निकट का अंग्रेजी छोटी है मायोपिया। दूर में 2 शब्द है लेकिन इसकी अंग्रेजी बड़ी है हाइपरमेट्रोपिया। बस ट्रिक यही याद रखिए, निकट में मायोपिया है, ठीक, तो निकट में 3 शब्द है और उसका अंग्रेजी छोटा शब्द है। निकट बड़ा शब्द है 3 शब्द अक्षर का, लेकिन उसका अंग्रेजी छोटी है। लेकिन दूर 2 शब्द अक्षर का है लेकिन उसकी अंग्रेजी बड़ी है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, तो याद रखिएगा, कभी गलत मत करिएगा। कभी कभी मायोपिया हिंदी में लिख के पूछ लेता है, मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। अगर मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति है तो उसमें कौन, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। आपको मायोपिया का अर्थ अगर नहीं पता है कि निकट है कि दूर है तो आप उल्टा लगा देंगे। ठीक, तो याद रखिएगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, दूर की वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकस करते हैं। कैसे, इसको फोकस तो यही करना चाहिए ना, आगे यहाँ पे करना चाहिए, लेकिन उसके पहले ही बन जाते हैं तो यहाँ नहीं बनती, इसीलिए वस्तु प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक, तो जब चश्मा लगा देते हैं यही प्रतिबिंब जाके आपका यहाँ बनने लगता है, मतलब किनारे पे जहाँ बनना चाहिए। ठीक, अगर सही आंख है कोई दोष नहीं तो यहाँ बनेगा, लेकिन जब पहले अगर आगे का मतलब पहले, याद रखिएगा, बाद में नहीं। ठीक, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना एक कारण है, क्रिस्टलीय लेंस की वक्रता अधिक हो जाना दूसरा कारण है। ठीक, लक्षण दूर के अक्षर, बोर्ड इत्यादि धुंधले दिखाई देते हैं और सिरदर्द की समस्या बन जाती है। ठीक, सुधार अवतल लेंस, निकट में अवतल या कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस निकट में, ठीक, जिससे प्रकाश किरणें थोड़ा अपसारित करता है, प्रतिबिंब रेटिना बनता है। ये बिना सुधार अर्थात समस्या वाला निकट दोष से पीड़ित आंख है, और ये सुधार जब चश्मा का लेंस लग गया तो। ठीक, ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है अवतल, कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, याद रखिएगा लेंस का प्रयोग होता है, दर्पण का नहीं। 2 दर्पण होते हैं, 2 लेंस, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उत्तल लेंस अवतल लेंस, और लेंस और दर्पण में अंतर होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, इसको आगे चल के क्लियर कर दूंगा। ठीक, इसमें होता क्या, पास की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, दूर की धुंधली। ठीक, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, सुधार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष पे। ठीक, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन नजदीक की धुंधली दिखाई देती है। बस यह रेटिना पे फोकस ना बन के उसके आगे बनता है, बनना यहाँ चाहिए लेंस फोकस, लेकिन बन कहाँ रहा है यहाँ पे। तो जब लेंस लगा दिया जाता है तो फिर आके यहाँ पे बनने लगता है। ठीक, तो इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ठीक, किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, आंखों में थकान अनुभव होता है। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रकाश किरणों को पहले अपसारित करता है, प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। ये पीड़ित आंख है बिना सुधार, ये लेंस लगने के बाद कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स या ये कॉन्वेक्स है या उत्तल या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, पास की धुंधली, सुधार उत्तल लेंस। अब आते हैं तीसरी समस्या क्या है, जरा दृष्टि दोष, प्रेसफोबिया इसको कहा जाता है, कई बार पूछा है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो नेत्र की समंजन क्षमता कम होती जाती है, इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पक्षाभि क्रिस्टलीय लेंस या लचीलापन कम हो जाता है, कमजोर हो जाती हैं, अर्थात आंखें कमजोर हो जाती हैं। पढ़ने में कठिनाई, छोटी लिखावट, धुंधली दिखना, आंखों में थकावट,
सुधार के लिए दोनों बाइफोकल लेंस अर्थात दोनों निकट और दूर की दोनों समस्या इसमें होती है। जब किसी व्यक्ति में पास की वस्तु देखने में और दूर की वस्तु देखने में दोनों समस्या हो तो वहां पे जानते हैं क्या समस्या है? जरा दूर दृष्टिता, प्रेसफोबिया की समस्या हो जाती है। वहां पे व्यक्ति को पास की भी वस्तु सही नहीं दिखती, दूर की भी। तो उसके लिए बाइफोकल लेंस अर्थात दोनों लेंस, आप देखते होंगे कभी बुजुर्ग व्यक्तियों के चश्मे, तो चश्मे में नीचे गोल सा दिखा रखता है जो एक अलग लेंस है, और पूरे चश्मे में बाकी हिस्से में एक अलग लेंस रहता है, काम करता है। ठीक, अब तो ऐसे लेंस आने लगे हैं जिसमें ये सब समस्याएं नहीं होती, दोनों समस्याओं के एक साथ समाधान होता है, मिक्स लेंस करके आते हैं। तो बाइफोकल लेंस में होता है, ठीक, इसमें दूर और अवतल दोनों दर्पण का प्रयोग लेंस का प्रयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस। ठीक, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक, बनना यहाँ चाहिए, बनने यहाँ जाता है, बनना यहाँ चाहिए, बने यहाँ जाता है। ठीक, दूर दृष्टि में बनना यहाँ चाहिए, बनता यहाँ पे है। ठीक, जरा दृष्टि में दोनों समस्या होती है, अवतल दर्पण अवतल लेंस या कॉनकेव, निकट में, दूर में उत्तल। ठीक, याद रखिएगा। दूर में एक शब्द है, पकड़ लीजिए, याद नहीं होगा। दूर में ऊ की मात्रा लगी है और ऊ जिसमें लगी है उसमें उत्तल लेंस होगा। जिसमें ऊ की मात्रा लगी उसमें उत्तल लेंस प्रयोग होगा। अगर गड़बड़ हो तो याद रखिएगा। ठीक, इसकी पहले की अंग्रेजी मायोपिया है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरे की अंग्रेजी हाइपरमेट्रोपिया है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेसफोबिया खास करके वृद्धों में होती है, इसमें बाइफोकल या द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए दृष्टि दोष यही है जो हमने पढ़ाया आपको। समस्या क्या होती है इसको बड़ी फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रिज्म विक्षेपण और इंद्रधनुष। ठीक, प्रकाश जब श्वेत प्रकाश, आपका श्वेत प्रकाश है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण, प्रकाश का प्रसारित होना। ठीक, एक प्रकाश आया श्वेत, प्रिज्म से गुजरा और 7 प्रकाश रंगों में विभाजित हो गया। ठीक, इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण। यह विक्षेपण इसी क्रम में होता है। विबग्योर, VIBGYOR, वी से वायलेट बैगनी रंग, आई से इंडिगो जामुनी रंग, बी से ब्लू नीला रंग, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला रंग, ओ से ऑरेंज नारंगी और रेड से आर से रेड लाल। ठीक, अगर इसको आप याद करें, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल। ठीक, विबग्योर याद करिए, इसकी अंग्रेजी याद कर लीजिए। कभी भी क्रम से पूछता है कि इसका क्रम बताइए तो 3 ही रंग देता है, 4 रंग देता है, तो आप इस फार्मूले से इसको सेट कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। ठीक, अब कुछ परीक्षा उपयोगी बातें। बैगनी रंग जो इसमें होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, वेवलेंथ कितनी होती है? सबसे कम। ठीक, इसलिए सबसे अधिक विचलित हो जाता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए सबसे कम विचलित होता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का श्रेय जो खोज की वह कौन थी? आइजैक न्यूटन ने। ठीक, आइजैक न्यूटन ने स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त किया। ठीक, बैगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है, लाल की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश रेलवे सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि काफी दूर तक दिखाई देता है। ठीक, इसी कारण इसका प्रयोग सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष में भी यही क्रिया होती है, 7 रंग दिखाई देते हैं, अर्धवृत्ताकार। कभी कभी आप आकाश में वर्षा के बाद देखते हैं। याद रखिएगा, इंद्रधनुष हमेशा जिस दिशा में सूर्य रहेंगे उसके विपरीत दिखाई देगी। कई बार पूछा है कि अगर सूर्य इस दिशा में है पूरब पश्चिम
तो इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? तो याद रखिए जो दिशा दी रहेगी उसका विपरीत होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं ये चीज। वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों के अर्धवृत्ताकार रंगीय चाप को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष बनने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, अर्थात सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इंद्रधनुष नहीं बनता, ये भी याद रखिएगा। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इंद्रधनुष नहीं बनता। ठीक, प्रकाश चाहिए सूर्य का, वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की बूंदें आवश्यक होती हैं। वर्षा की प्रत्येक छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। इसमें 3 क्रियाएं होती है, हजारों बार पूछा गया। इंद्रधनुष बनने की में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, याद करिए, लिख लीजिए। अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन, विक्षेपण, डिस्पर्सन और आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, इंद्रधनुष बनने में 3 क्रियाओं का सहयोग होता है, अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन। एक का नहीं होता, यही ऑप्शन में मिलता है, इसका प्रयोग इसमें कहीं नहीं होता, प्रकीर्णन का। ठीक, प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, विक्षेपण का, आंतरिक परावर्तन का। ये कभी कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिख देगा, तब भी दुविधा मत रहिएगा, सही होगा वो। अपवर्तन क्या होता है? सूर्य का प्रकाश बूंद में प्रवेश करके अपवर्तित होता है। बूंद के अंदर श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। आंतरिक परावर्तन में विभाजित प्रकाश बूंद के भीतर पिछली सतह से परावर्तित होता है। इसके बाद प्रकाश बूंद से बाहर निकलते समय फिर से अपवर्तित होता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देती है। ठीक, ये किया है जैसे इंद्रधनुष बनने की। श्वेत प्रकाश है, पहुंचा, ये बादल है, यहाँ से टकरा के वापस आया, कहाँ? हमारी आंखों पे। ठीक, तो 3 क्रियाएं हुई, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। इंद्रधनुष की विशेषता हमेशा सूर्य के विपरीत दिखाई देगा। इसमें बाहरी की तरफ लाल रंग होगा, लाल बाहर है ना, और बैगनी ऊपर की तरफ होगा, तो ये दोनों बाहर के रंग है। अर्धवृत्ताकार ही दिखाई देता है, ये भी याद रखिएगा। इनका वेवलेंथ देखिए, बैगनी का 380 से 450 तक है और लाल का 620 से 750 तक, यही क्रम है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है। ठीक, प्रकाश का विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना। विबग्योर का फार्मूला या रंगों का क्रम याद रख लीजिए। सर्वाधिक विचलन किस में होता है? बैगनी रंग में, सबसे कम लाल रंग में। लाल रंग सीधा चलती है और बैगनी रंग ऐसे विचलित होते हुए चलते, फैलते हुए। स्पेक्ट्रम की खोज आइजैक न्यूटन ने की। वर्षा की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं। इंद्रधनुष बनने में अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन 3 क्रियाओं का योगदान होता है। ठीक, और इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत बनेगी। ठीक है, ज्ञान ही शक्ति है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। ये लाइन याद करिए, लिख लीजिए, कभी भी निबंध आए तो लिख सकते हैं क्या? ज्ञान ही शक्ति है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। आपके साहित्य में आए तो आप लिख सकते हैं। वायुमंडलीय प्रकाश में अपवर्तन और प्रकीर्णन, क्या? अपवर्तन और प्रकीर्णन के उदाहरण और क्रिया पद्धति देखिए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? अपवर्तन। तारे पृथ्वी से बहुत दूर स्थित हुए हमें बिंदु स्रोत या पॉइंट सोर्स के रूप में दिखाई देते हैं। तारों से आने वाले प्रकाश वायुमंडल में विभिन्न परतों में गुजरते हैं और इनका घनत्व अलग अलग होता है। इस कारण प्रकाश बार बार अपवर्तित होते हैं। तारे की स्थिति व चमक लगातार परिवर्तन के कारण होती है। ठीक, ये अपवर्तन के उदाहरण है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि टिमटिमाते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता। ठीक, इनका अपना प्रकाश नहीं होता, याद रखिएगा, इसलिए ग्रह और चमक स्थिति में अंतर होता है। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? अपवर्तन के कारण। ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं? विस्तृत स्रोत होने के कारण, अर्थात इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता। अग्रिम सूर्योदय हो जब होता है तो आप देखते हैं कि पहले सूर्य बड़ा सा लालिमा के साथ दिखता है, तो वो भी किसका उदाहरण है? प्रकाशों का हजारों बार पूछा गया प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और लास्ट में जब डूबता है सूर्य तब भी देखेंगे लालिमा के साथ बड़ा सा दिखता है, तो वो भी अपवर्तन का कारण है। ठीक, सूर्योदय और सूर्यास्त, मतलब सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का लालिमा के साथ दिखाई पड़ना किस उदाहरण है?
किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन का। किसका है? अपवर्तन का, याद रखिएगा। टिंडल प्रभाव जो देखते हैं प्रकीर्णन का उदाहरण है। प्रकीर्णन की प्रकाश की क्रिया जो है उसका उदाहरण क्या है? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। ठीक, टिंडल इफेक्ट होता क्या है? आप कभी कभी देखिए कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ छेद हो मान लीजिए हल्का सा, और इससे प्रकाश होके अंदर जाए, तो बाहर के प्रकाश में आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर के प्रकाश जैसे ये गुजरेगी वहां देखेंगे छोटे छोटे कण घूमते हुए उड़ते हुए नजर आते हैं। यही टिंडल प्रभाव है। ठीक, आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है और लाल संकेत स्पष्ट लाल प्रकाश न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ठीक, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। वेवलेंथ कम होती है बैगनी की और लाल रंग की वेवलेंथ अधिक होती है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, हरी झंडी के रूप में। ठीक, तो याद रखिएगा ये बहुत अच्छे उदाहरण है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, अग्रिम और विलंबित सूर्य जो दिखाई देता है अपवर्तन क्रिया के कारण, टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन का उदाहरण, आकाश नीला प्रकीर्णन का उदाहरण है, लाल संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं, उनका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। ठीक, आप देखेंगे अग्रिम सूर्य और विलंबित सूर्य 2 मिनट पहले या 2 मिनट पश्चात दिखाई देते हैं बड़े से लालिमा के साथ गोल गोल। ठीक, तो वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव है टिंडल प्रभाव। जब कोलाइडी कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलते हैं तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक, धूल भरे कमरे में सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं तो आपको छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं उड़ते हुए। कोहरे में वाहन की हेडलाइट के सामने देखिए प्रोजेक्टर में प्रकाश की किरणें, ये सभी उदाहरण हैं। खतरे का सिग्नल लाल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक, ट्रैफिक सिग्नल, रेलवे सिग्नल, ब्रेक लाइट, आपातकालीन लाइट इत्यादि लाल रंग की बनाई जाती है। अब कुछ फैक्ट देखिए जल्दी जल्दी। निकट बिंदु क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु अनंत। मायोपिया अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस, बाइफोकस द्विफोकसी लेंस होता है, प्रेसफोबिया। विबग्योर बैगनी से लाल, बैगनी अधिकतम विचलन, लाल न्यूनतम विचलन। तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं। आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण, और सूर्योदय सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन क्रिया का उदाहरण है। ठीक, प्रकाश का विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विक्षेपण होना। प्रक्षेप मतलब विभाजित होना। प्रिज्म पारदर्शी प्रकाश को प्रकाश का विक्षेपण कहा करता है। इंद्रधनुष अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों का प्रकाश के द्वारा प्रकीर्णन की क्रिया का उदाहरण है। वायुमंडलीय अपवर्तन घनत्व के अंतर के कारण प्रकाश की दिशा में बदलना। प्रकीर्णन प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना। ठीक, प्रकाश का व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यह हमारे जीवन की अनेक घटनाओं को का कारण है, नियंत्रित करती है। तो जय हिंद साथियों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और लाइक शेयर करिए। जय हिंद साथियों।